Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola, and these are the lecture sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountants, and the intention of this particular course is to make course material easy, understandable, useful to the Chartered Accountants. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case of any professional help, if you want in and around Delhi, you can call me at this particular number. So we were studying about network security. हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़े थे. तो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हमने क्रिप्टोलॉजी पढ़ा था, क्रिप्टो एनालिसिस पढ़ा और क्रिप्टोग्राफी पढ़ा. क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस अपोजिट होते हैं, ये हमने पढ़ा. उसके बाद ऐसा है कि हमने ये पढ़ा सिमेट्रिक स्टेगनोग्राफी पढ़ा. स्टेगनोग्राफी के बाद हमने ये पढ़ा कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, और असिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा कि प्राइवेट की पब्लिक की क्या होती है, किस तरह से यूज़ किया जाता है. और फिर हमने ये पढ़ा कि ऑथेंटिकेशन के लिए, नॉन रेपुटेशन के लिए कोई एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दे. तो हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में भी पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो डिजिटल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें 4 चीज़ें होती हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में हमें वेरीफाई करने के लिए. अब वो सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. तो हमारी स्टडी कहती है कि अगर मान लिया सपोज एक छोटा ग्रुप है जो ये सर्टिफिकेट, अगर इन उस छोटे ग्रुप को सिक्योरली कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में मेरे पास एक पब्लिक की और प्राइवेट की होगी. तो प्राइवेट की मेरे पास रहेगी, किसी और के पास नहीं रहेगी. पब्लिक की पब्लिक के लिए होगी, ये जानने के लिए कि उसको जो मेरा इनक्रिप्शन हुआ है प्राइवेट की से, उसे देखने के लिए पब्लिक की होगी. तो पब्लिक की सबके सामने अवेलेबल होगी और पब्लिक की एक बहुत बड़ा नंबर होगा. तो ये मेरी ही पब्लिक की है. इसको वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या है कि मेरी पब्लिक की को, मान लीजिए सपोज मेरी पब्लिक की और मेरा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो टाटा है. तो टाटा क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की उसमें चला देगा, और वो प्राइवेट की चूँकि टाटा के पास होगी और वो टाटा की होगी, और उसने क्योंकि अपनी प्राइवेट की चलाई होगी मेरी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स में, तो कोई भी व्यक्ति उसे टाटा की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकता है, देख सकता है. तो टाटा की पब्लिक की हर जगह अवेलेबल होगी, और चूँकि उसने अपने प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट किया होगा, तो इसका मतलब टाटा ने ही इनक्रिप्ट किया है. तो कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है. तो ये सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि भाई ये की मेरी ही की है. ये सर्टिफिकेट, इसी तरीके से सर्टिफिकेट का जो इंक्रिप्शन होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इनक्रिप्टेड होगा. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में मेरी पब्लिक की होगी, मेरी पब्लिक की यानी मेरी और मेरा आइडेंटिफिकेशन होगा. तो ये पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर बरोला के करस्पॉन्डिंग ये पब्लिक की है. तो सर्टिफिकेट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी स्टडी कहती है अगर छोटा सा ग्रुप होगा तो वो हमें डिस्क दे सकते हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट हो, या ईमेल के थ्रू कर सकते हैं. मेरी पब्लिक की वो सर्टिफिकेट होगी कि मेरी ये पब्लिक की है, और मैं कभी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को वो सर्टिफिकेट दे सकता हूँ. और वो सर्टिफिकेट को उसके पास वो सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट में टाटा की पब्लिक की वो लेगा और उस सर्टिफिकेट्स को डिक्रिप्ट करेगा. डिक्रिप्ट करने के बाद वो मेरे सर्टिफिकेट को देख लेगा, और ये देख लेगा कि ये मेरी पब्लिक की और इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ही नाम है. एक तो तरीका ये है. लेकिन लार्जर ग्रुप होगा, हमारी स्टडी कहती है, तो सिस्टम्स रखने पड़ेंगे और नेसेसरी सिक्योरिटी, स्टोरेज और एक्सचेंज मैकेनिज्म होंगे, ताकि कोवर्कर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, ये कम्युनिकेट कर सकें इंडिविजुअल से. तो ये जो पर्पज़ है ये सर्व होता है स्टोरेज ओनली रिपोजिटरी क्रिएट करने से. और ये स्टोरेज ओनली रिपोजिटरी जो होती हैं सर्टिफिकेट सर्वर्स कहा जाता है. तो स्टोरेज ओनली रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि ऐसी रिपोजिटरी जहाँ पर केवल स्टोरेज हो, डिजिटल सिग्नेचर्स का स्टोरेज हो, इन सर्टिफिकेट्स का स्टोरेज हो, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का स्टोरेज हो.
तो अगर कुछ और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होते हैं जो एडिशनल की मैनेजमेंट फीचर्स देते हैं, उन्हें PKI कहते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सर्टिफिकेट सर्वर्स का। सर्टिफिकेट सर्वर क्या होते हैं? ये डेटाबेसेस होते हैं, जो नेटवर्क डेटाबेसेस होते हैं, जो कि जिसमें कि यूज़र अपना सर्टिफिकेट रिसीव करता है और सबमिट करता है, तो इन्हें सर्टिफिकेट सर्वर्स कहा जाता है। तो सर्टिफिकेट सर्वर्स में जनरल पर्पस डायरेक्टरी होती है, जिस डायरेक्टरी में अगर मेरा नाम है तो वो मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट सर्वर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स भी होंगे जो उसकी सिक्योरिटी और को मेंटेन रखेंगे, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, एक रोबस्ट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी उन सर्वर्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल है PGP की सर्वर्स है, तो इनको पहले PGP सर्टिफिकेट सर्वर्स भी कहा जा सकता था, और ये जेनेरिक डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो बेसिकली क्या होता है कि आज की डेट में जो हमारी स्टडी में जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया, उसने 2 तरीके से बताया। पहला मैनुअली, अगर छोटा ग्रुप हो, और छोटा ग्रुप आजकल होता नहीं है, बहुत बड़ा, जनरली पूरा इंडिया ही एक ग्रुप है, तो क्या होता है कि सर्टिफिकेट सर्वर्स की ज़रूरत होती है। इन सर्टिफिकेट सर्वर्स में की होती है, पब्लिक की होती है, और पब्लिक की में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स इनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे टाटा के सर्वर्स हैं, उसमें टाटा की प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड होते हैं। तो आप पब्लिक की इन सर्टिफिकेट्स को देख लीजिए, पब्लिक की से इनको डिक्रिप्ट कीजिए, और इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये सर्टिफिकेट सही है, और जो पब्लिक की लिखी है उसके करस्पॉन्डिंग जो नाम लिखा है उसी की है, जो आइडेंटिफिकेशन लिखा है उसी की है। मेरी पब्लिक की, अगर मेरा सर्टिफिकेट है तो उसमें मेरी पब्लिक की होगी, और पब्लिक की मतलब बहुत बड़ा नंबर, बेसिकली बहुत बड़ा नंबर होता है पब्लिक की, और उसके अगेंस्ट मेरा नाम लिखा होगा। तो ये ऑथेंटिकेट वेरीफाइड हो जाएगा कि ये मेरी ही पब्लिक की है। फिर उसके बाद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसमें दिया गया। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहते हैं कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या होता है, इसके बारे में हमारी स्टडी कहती है कि सर्टिफिकेट स्टोरेज फैसिलिटी होती है, और न केवल ये सर्टिफिकेट स्टोर करते हैं बल्कि कुछ और सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये पब्लिक को मैनेज कर सकें। तो ये इशू, मतलब इसमें क्या होगा, प्रोसीजर्स होंगे, कैसे इशू की जाएगी, कैसे रिवोक की जाएगी, और सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होगा, ये सारी चीज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है। मेन फीचर क्या होता है PKI का कि ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी और रजिस्टरिंग अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो या उल्टा कह सकते हैं कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास PKI होनी चाहिए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पार्टली उसके पास रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का सपोर्ट भी होना चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं। तो अगर टाटा एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है तो उसके पास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसके टाटा तो हर जगह जाएगा नहीं, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। तो हमारी स्टडी फिर आगे फिर से यही बताती है कि CA जो है सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा और डिजिटली साइन करेगा। CA या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास प्राइवेट की होगी, उससे वो उसका इसमें वो यूज़ करेगा। और ये एक सेंट्रल चीज़ है कि वो अपनी प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट कर देगा ताकि पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, ये सर्टिफाई हो जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन रीज़न यही है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के होने का। तो टाटा, गवर्नमेंट ने टाटा, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो कई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बनाता है, और वो उनका काम ये होता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की रिपोजिटरी रखना और उन्हें अटेस्ट करना। अब रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ वो होती हैं, अगर पब्लिक की सर्टिफाइंग अथॉरिटी टाटा है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी आप टाटा और मेरे बीच में जो अथॉरिटी हैं जो फैसिलिटेट कर रही हैं इस ट्रांजैक्शन को, वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी काम करती हैं। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या होती हैं? रजिस्टर करती हैं यूज़र्स का
सीए के पास जाकर उससे एनरोलमेंट कराती है। और समझ लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में मेन ब्रोकर होता है और सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट में सब ब्रोकर्स बैठते हैं। तो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, सब ब्रोकर के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आरए जो है रजिस्टरिंग अथॉरिटी, वो वेट करते हैं और जो छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सारा वो करते हैं कि डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को वेट करना, डॉक्यूमेंट को वेट करने के बाद एक मिनिमम उनकी वेटिंग करने के बाद वो आगे भेजते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। इसके बाद फिर सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में आता है कि सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट का होगा। तो हमारी स्टडी कहती है कि डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो कई फॉर्मेट्स का हो सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स का हो सकता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में वो ये बोलती है कि बेसिकली क्या है इसमें, वो 4 इन्फॉर्मेशन जो पहले पढ़ाई गई, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया गया कि 4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए और अटेस्टेशन होना चाहिए। नंबर पब्लिक की होनी चाहिए, यानी कि एक बहुत बड़ा सा नंबर होना चाहिए और उसके आगे उसके सेकंड नाम होना चाहिए कि ये चंद्रशेखर बरोला का ही है। उसके आगे एक्सपायरी डेट होगी कि ये 2 साल के लिए ही है। और उसके बाद वो एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी या टाटा से ऑथेंटिकेट की जाएगी। कैसे ऑथेंटिकेट की जाएगी वो हमने पढ़ ही लिया है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन एक X.509 जो है कॉमनली यूज्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, क्योंकि X.509 जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से के मानकों में आधारित है। तो ITU-T X.509 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नाम है और जो कि X.509 फॉर्मेट में सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कहता है। उसके अलावा हमारी स्टडी कहती है कि हिंदुस्तान में भी X.509 का यूज़ हो रहा है। 2 अलग अलग कंपनी ने अलग अलग एक्सटेंशंस क्रिएट कर दी हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो अलग अलग कंपनी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट है X.509 सर्टिफिकेट है या कुछ भी है, तो वो सब उसमें भी यही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि वैलिडेटर जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा या कोई भी व्यक्ति जो CA के द्वारा डेजिग्नेट किया गया हो। तो X.509 सर्टिफिकेट जो है वो कई स्टैंडर्ड्स का कलेक्शन है और वो डिफ़ाइन करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी सर्टिफिकेट में और उसको कैसे इनकोड करना है, उसका डेटा फॉर्मेट वगैरह ये डिटरमाइन करता है। तो हर X.509 सर्टिफिकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी ही होंगी। और सबसे पहला चीज़ है सर्टिफिकेट होल्डर की पब्लिक की। तो पब्लिक की जो है सर्टिफिकेट होल्डर की होना मस्ट है और इसमें एल्गोरिथम आइडेंटिफायर होगा जो कि क्रिप्टो सिस्टम को ये बताता है कि कौन से स्टैंडर्ड को क्रिप्टो सिस्टम के कौन से स्टैंडर्ड को एडहेर कर रहा है, ये बताता है। तो आप अगर कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे तो उसमें एक बड़ा सा नंबर आएगा और उसके नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे RSA ये चीज़ें लिखी हुई, RSA लिखा हुआ पर्टिकुलरली, और भी कई चीज़ें लिखी होंगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें से एक चीज़ एल्गोरिथम भी लिखा होगा। तो एल्गोरिथम आइडेंटिफायर वो भी वहाँ पर होना चाहिए कि किस एसोसिएटेड की पैरामीटर्स के द्वारा बनाई गई है। दूसरा, एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाएगा हर सर्टिफिकेट को। तो वो क्या करेगा कि 2 एंटिटी को डिस्टिंग्विश करेगा कि यूनिक सीरियल नंबर, यानी कि मेरा एक सीरियल नंबर होगा और वो यूनिक होगा, वो मेरे लिए ही होगा, मेरा एक सीरियल नंबर होगा। और क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेट रिवोक किया जाएगा तो ये मेरे को वो सीरियल नंबर CRL में चले जाएगा। CRL क्या होता है? सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, यानी जो सर्टिफिकेट्स रिवोक किए गए उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसे CRL कहते हैं, यानी सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट कहते हैं।
इसके अलावा डीएन होगा। डीएन का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड नेम। तो ये क्या होता है, ये होता है सर्टिफिकेट होल्डर का यूनिक नेम आइडेंटिफायर, यानी कि नेम को आइडेंटिफाई करने वाला। डीएन यानी डिस्टिंग्विश्ड नेम ये होना चाहिए, और ये नेम इंटरनेट में यूनिक होना चाहिए। डीएन में क्या है, मल्टीपल सबसेक्शंस होते हैं, और डीएन जो है उसमें ईमेल आईडी, कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन नेम होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह होता है, फिर उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह होती है, तो इस तरीके मिक्स करके ये डीएन बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो एक पब्लिक की होगी, पब्लिक की एक नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, वो भी एक यूनिक होगा। दूसरा एक सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होगा, वो भी एक यूनिक नंबर होगा। उसके अलावा डीएन होगा, डिस्टिंग्विश नेम होगा, वो भी एक यूनिक नेम होगा, इंटरनेट में वो भी यूनिक होना चाहिए। उसके अलावा वैलिडिटी होगी, यानी कि स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, कब ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है। तो यानी कि ये यूनिकनेस पे यूनिकनेस होगी। X509 फॉर्मेट एक बिल्कुल यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करता है। इतना होता तो काफ़ी था। उसके अलावा भी जो सर्टिफिकेट इशूअर है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो टाटा है, उसका भी एक यूनिक नेम होगा, वो भी होना चाहिए। तो उसका यूनिक नेम क्यों होना चाहिए, तो ताकि एक जो ट्रस्टेड एंटिटी है, जो थर्ड पार्टी एंटिटी है, उसका आइडेंटिफायर भी होना चाहिए, तो उसका यूनिक नेम भी होना चाहिए। तो एक तो एक तो पब्लिक की होगी, पब्लिक की बहुत बड़ा नंबर होगा, और उसके बाद सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर भी वो भी यूनिक होगा। फिर डीएन होगा, डिस्टिंग्विश नेम होगा, वो भी यूनिक होगा। फिर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पीरियड होगा जो 1 या 2 साल का होगा, स्टार्ट डेट एंड डेट होगी उसमें। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, जो सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसका भी यूनिक नेम होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए इशूअर के, तो वो ये मेन चीज़ है। ये डिजिटल सिग्नेचर जो है प्राइवेट की से जो है इनक्रिप्टेड होना चाहिए सर्टिफिकेट, ताकि पब्लिक की से उस सर्टिफिकेट को ओपन करके देखा जा सके। उसके बाद उसमें जो एक और चीज़ होगी जिसे कहते हैं सिग्नेचर एलॉगरिथम आइडेंटिफायर। तो ये आइडेंटिफाई करेगा उन एलॉगरिथम को जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा यूज़ किए गए इस सर्टिफिकेट को साइन करने के लिए। तो यानी कि एक तो एलॉगरिथम उस डिजिटल सिग्नेचर का होगा, और एक एलॉगरिथम टाटा का होगा, टाटा का हायर क्लास का एलॉगरिथम होगा। दोनों एलॉगरिथम डिफरेंट होंगे। वो टाटा एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, तो उसका इंक्रिप्शन, उसका एलॉगरिथम हायर होगा, नॉर्मल आदमी से भी हायर होगा, क्योंकि उसका एलॉगरिथम टूट गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। जो उसने लाखों डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, सब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लेवल ऑफ X509 जो है सर्टिफिकेट जो है, वो ये लेवल ऑफ कंट्रोल देता है। तो X509 सर्टिफिकेट के लिए यूज़र CA के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मेरे को इसे इशू करो, और यूज़र की रिक्वेस्ट में वो प्रूफ मांगेगा कि भाई चंद्रशेखर बरोला अपना पासपोर्ट दे दो, ID दे दो, पैन नंबर वगैरह दे दो, और फिर उसके बाद उसको एक वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कराने के लिए उसके पास एजेंसी होगी, RA होगा, रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी, रजिस्टरिंग अथॉरिटी ड्यू डिलिजेंस करेगी। उसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाएगी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक बार सर्टिफाई करेगा तो X509 फॉर्मेट में सर्टिफिकेट इशू करेगा। X509 फॉर्मेट में जो होगा उस सर्टिफिकेट इशू करेगा, और X509 फॉर्मेट में उसको वेरीफाई करेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा। तो उसमें क्या होगा, पब्लिक की होगी, मेरी पब्लिक की होगी जो बहुत बड़ा नंबर होगा। उसके अलावा क्या होगा, DN होगा, मेरा डिस्टिंग्विश नेम होगा। उसके अलावा क्या होगा, सीरियल नंबर होगा। उसके अलावा क्या होगा, वैलिडिटी पीरियड होगा। उसके अलावा क्या होगा, जो सर्टिफायर है यानी टाटा है उसका यूनिक नेम होगा। उसके बाद क्या होगा, एलॉगरिथम होगा, मेरा एलॉगरिथम होगा और उसका एलॉगरिथम होगा जो और ये सारा चीज़ क्या होगा, सर्टिफिकेट सर्वर में स्टोर होगा, ताकि कोई भी आदमी से एक्सेस
कर सके। और सर्टिफिकेट स्टोर में सर्टिफिकेट सर्वर्स में जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट स्टोर्ड होगा वो ऑथेंटिकेट करेगा डाटा अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे उसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके देख सके। ये हमने देखा कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम दो की क्रिएट करता है, प्राइवेट की और पब्लिक की, और फिर ये कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। और खुद के कॉम्बिनेशन में ही नहीं काम करती, आपस में कॉम्बिनेशन में काम करने लगती हैं। यानी मैं और एक दूसरा बंदा है, तो अगर मान लिया सपोज मैंने उसे इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मैं इन्फॉर्मेशन को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके उसे भेज सकता हूँ, वो अपनी और उसकी पब्लिक की से डबल इनक्रिप्शन कर सकता हूँ, जिससे कि उसके पास पहुँचे तो अपनी प्राइवेट की से पहला इनक्रिप्शन खोले और फिर मेरी पब्लिक की से दूसरा इनक्रिप्शन खोलकर उस डेटा को देख सके। तो जो पहले केस में मैं अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूं और उसके पास उसे भेज दूं, वो सिंपली मेरी पब्लिक की लेकर उसको इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करे और उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी। मैं अगर कोई एग्रीमेंट भेजूंगा अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके, तो कोई भी दुनिया में उसे डिक्रिप्ट कर सकेगा। लेकिन डबल इंक्रिप्शन होगा, मैं अपनी प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट करूं और उसकी पब्लिक की से फिर से इनक्रिप्ट कर दूं, तो चूंकि उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो वो अपनी वही व्यक्ति उसको डिक्रिप्ट कर सकता है अपनी प्राइवेट की से, और फिर मेरी पब्लिक की लेकर मेरा इनक्रिप्शन खोल सकता है। तो यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी आएगी। और अगर मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो मेरी जो पब्लिक की है उस पर इनक्रिप्शन करेगी अपनी प्राइवेट की से सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम काम कर सकता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स या हम कहें क्रिप्टोलॉजी किस तरीके से काम करती है, इनक्रिप्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हम सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। This was for this particular session. In case of any feedback, feel free to contact me at 9899 123 008. Thanks.